जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस आईसीएस। मैं रॉकी स्वागत करता हूं एक नए सेशन के साथ। नए सेशन में हम जैसा कि हम लोग डिसाइड किए थे दोस्तों क्या चीज़ कि नया सेशन क्या चीज़ का लेकर के आएंगे, बिहार पुलिस के लिए 2025 के लिए। ये बड़ी भर्ती है दोस्तों। इसमें हम लोग आज से क्या चीज़ पूरा सिलेबस को कवर करने वाले हैं दोस्तों। आज हम लोग सामान्य अध्ययन को करने वाले हैं। सामान्य अध्ययन का वेटेज आप लोग भी जान रहे होंगे, सिलेबस को देखे होंगे तो क्या चीज़ कि सामान्य अध्ययन का वेटेज कम से कम कितना पूछता है, 45 से 50 क्वेश्चन, लगभग मान लीजिए 50% क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से ही आएगा दोस्तों। इसलिए सामान्य अध्ययन को आज से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट। और याद रखिएगा कि ये MCQ के माध्यम से दोस्तों पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। MCQ के माध्यम से पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और ये वीडियो अल्टरनेट डे पर आएगा दोस्तों, डेली नहीं आएगा, अल्टरनेट डे पर। और लेकिन डेली वीडियो आएगा, लेकिन इसमें क्या चीज़ होगा दोस्तों कि सामान्य अध्ययन का वीडियो अल्टरनेट डे पर आएगा। और इसके नेक्स्ट डे क्या चीज़ आएगा, क्या चीज़, जैसे कल क्या चीज़ पढ़ाएंगे हम लोग, पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान का वीडियो, याद रखिएगा दोस्तों। सामान्य विज्ञान का, साइंस का भी वेटेज अच्छा रहता है दोस्तों, 30 से कम 25 से 30 क्वेश्चन पूछता है दोस्तों साइंस से केवल। तो साइंस का भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे, याद रखिएगा। इसलिए सामान्य अध्ययन को आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखने वाले हैं दोस्तों। क्या चीज़, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को। आशा करते हैं वीडियो ये सेशन अच्छा जाने वाला है दोस्तों। और ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा वन कौन सा, भारत का सबसे बड़ा वन कौन सा है। तो सबसे बड़ा वन कौन सा है, तो सुंदरवन है कहाँ दोस्तों, ये सबको जानते होंगे हमारे हिसाब से दोस्तों। कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। और सुंदरवन में ही क्या चीज़ पाया जाता है दोस्तों, सुंदरवन में ही क्या पाया जाता है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि सुंदरवन में क्या पाया जाता है, तो मैंग्रोव वन, याद रखिएगा दोस्तों। मैंग्रोव वन सुंदरवन में ही पाया जाता है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा वन, भारत का सबसे बड़ा वन सुंदरवन में ही मैंग्रोव वन पाया जाता है दोस्तों। और याद रख सकते हैं दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा वन, विश्व का सबसे बड़ा वन, विश्व का सबसे बड़ा वन तो अमेजन। ये इतना बड़ा वन है दोस्तों कि इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्या चीज, पृथ्वी का फेफड़ा, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा वन कौन सा है, तो अमेजन। और ये भारत का सबसे बड़ा वन कौन सा है, तो सुंदरवन है कहाँ दोस्तों, तो वेस्ट बंगाल में। और मैंग्रोव वन इसी सुंदरवन में ही पाया जाता है दोस्तों। जिम कॉर्बेट कहाँ, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, तो आप लोग जानते होंगे यूटी मतलब उत्तराखंड में है दोस्तों। गिर गुजरात में दोस्तों, कान्हा मध्य प्रदेश में दोस्तों, याद रखिएगा। गिर कहाँ है, तो गुजरात में, याद रखिएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गुजरात में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लठमार होली उत्सव, क्या चीज बोल रहा है दोस्तों कि लठमार होली उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो लठमार किस जिले में मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश के, यूपी के किस जिले में मनाया जाता है दोस्तों, तो बरसाना में, याद रखिएगा। तो लठमार होली कहाँ मनाया जाता है, बरसाना में। लेकिन फूलों की होली पूछ दे तो दोस्तों, फूलों की होली अगर पूछे तो, फूलों की होली पूछे तो वृंदावन में, याद रखिएगा दोस्तों। वृंदावन में क्या चीज होता है दोस्तों, तो फूलों की होली, याद रखिएगा। वृंदावन में क्या चीज, फूलों की होली। और लठमार होली उत्सव यूपी के किस जिले में मनाया जाता है, तो बरसाना में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का शुरुआत मानी जाता है दोस्तों। तो किस युद्ध से औपनिवेशिक शासन का शुरुआत माना जाता है, पूर्णता नहीं पूछा, शुरुआत पूछ रहा है दोस्तों। अगर पूर्णता पूछे तो कुछ और आंसर होगा, लेकिन शुरुआत पूछ रहा कि शुरुआत किस युद्ध से हुआ था दोस्तों, तो
आप सबको जानते होंगे दोस्तों क्या चीज, प्लासी का युद्ध। ये किसके द्वारा लड़ा गया था प्लासी का युद्ध? तो बंगाल के नवाब कौन था उस समय? सिराजुद्दौला। कौन था दोस्तों? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला और किसके किसके बीच में हुआ था? तो अंग्रेज के साथ हुआ था दोस्तों। अंग्रेज की तरफ से कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, याद रखिएगा दोस्तों। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ कब था दोस्तों? तो 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। क्या चीज? 23 जून 1757 ईस्वी को क्या हुआ था? तो सिराजुद्दौला का युद्ध। बक्सर का युद्ध आप लोग बताइएगा दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर, क्या चीज? 22 अक्टूबर का 1764 को दोस्तों। 22 अक्टूबर 1764 को दोस्तों। और किसके किसके बीच हुआ था? तो हम लोग देखते हैं जो बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो बक्सर का युद्ध क्या चीज? अंग्रेज, एक तरफ से कौन थे? अंग्रेज की तरफ से कौन था? तो हेक्टर मुनरो। और किसके किसके बीच में हुआ था? किसके किसके बीच में? तो याद रखिएगा, अंग्रेज और सुजाउद्दौला। यहाँ इसमें सिराजुद्दौला थे दोस्तों, इसमें क्या चीज था? तो सुजाउद्दौला, याद रखिएगा, सुजाउद्दौला थे। और क्या चीज? ये अवध के नवाब थे दोस्तों, अवध के नवाब सुजाउद्दौला। और दिल्ली के शासक कौन था उस समय? तो शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय एक तरफ से थे दोस्तों, दिल्ली के शासक। और अवध के नवाब सिराजुद्दौला। अंग्रेज के तरफ से कौन थे? हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध में दोस्तों, बक्सर का युद्ध हुआ कब है? तो 22 अक्टूबर 1764 को। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में। अंग्रेज के तरफ से कौन लड़े थे? तो रॉबर्ट क्लाइव। पानीपत का युद्ध देखते हैं दोस्तों, उससे पहले वांडीवास का देखते हैं। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ है दोस्तों वांडीवास का युद्ध? तो याद रखिएगा, फ्रांस के तरफ से कौन लड़े थे दोस्तों? फ्रांस की तरफ से काउंट लाली और फ्रांस और किसके? अंग्रेज के साथ हुआ था दोस्तों। अंग्रेज के तरफ से कौन था? तो आयरकुट। ये युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एग्जामों में पूछता है। बिहार पुलिस में भी बहुत युद्ध से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, याद रखिएगा। पानीपत का युद्ध इससे तो नहीं समझ रहे दोस्तों, आप लोग भी जानते हो कि पानीपत का कितने युद्ध हुआ? तो 3 युद्ध हुआ। तो 3 युद्ध को देखते हैं दोस्तों। तीनों युद्ध को देखते हैं। क्या चाहिए? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ दोस्तों? प्रथम युद्ध कब हुआ है? तो 1526 में। कब हुआ? 1526 में। द्वितीय कब हुआ दोस्तों? तो दूसरा कब हुआ? दूसरा युद्ध कब हुआ? पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में दोस्तों। और तीसरा कब हुआ? तीसरा कब हुआ? तो 1761 में। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों किसके बीच हुआ। तो 1526 में जो हुआ, ये किसके बीच हुआ? प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। याद रखिएगा दोस्तों, अकबर और हेमू। अकबर के तरफ के से अकबर बच्चा था दोस्तों, मात्र 14 साल का था, इसीलिए इसका संरक्षक कौन था उस समय? तो बैरम खान था। याद रखिएगा दोस्तों। और 1761 में अफगान और मराठा के बीच में दोस्तों।
मराठा और अफगान के बीच में 1761 में हुआ दोस्तों। 1556 में किसके बीच हुआ? अकबर और हिमू के बीच में। पानीपत का दूसरे युद्ध, प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ है दोस्तों। और बांडीवास का युद्ध फ्रांस और अंग्रेज के बीच में। इसी युद्ध में फ्रांस का पतन हो गया था दोस्तों। फ्रांस का पतन हो गया था, फ्रांस यहीं हार गया था दोस्तों इस युद्ध में। 22 अक्टूबर को बक्सर का युद्ध हुआ दोस्तों। किसके बीच? अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच में। और पलासी का युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में हुआ है दोस्तों 23 जून 1757 को, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट में क्या है। निम्न में से किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं प्रदान किया गया? तो किसको नहीं प्रदान किया गया दोस्तों? तो पीवी नरसिम्हा राव को भी दिया गया। पीवी नरसिम्हा राव को दिया गया दोस्तों, मनमोहन सिंह को नहीं दिया गया दोस्तों, याद रखिएगा। पीवी नरसिम्हा राव को भी मिला है, चौधरी चरण सिंह को भी मिला है और लाल बहादुर शास्त्री को भी मिला है। तो याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव को भी क्या चाहिए? भारत रत्न से सम्मानित किया गया और मनमोहन सिंह को सम्मानित नहीं किया गया दोस्तों। इंदिरा गांधी को भी मिला है दोस्तों, याद रखिएगा। और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत में प्रथम जनगणना क्या चीज बोल रहा है कि प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई थी? तो प्रथम जनगणना किस शासक के समय दोस्तों? तो पहले हम लोग जानते हैं कि प्रथम जनगणना हुआ कब था दोस्तों? तो कब हुआ था प्रथम जनगणना? तो 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में। उस समय शासक कौन था? तो लॉर्ड मेयो। गवर्नर कौन था? वाइसराय कौन था? लॉर्ड मेयो, याद रखिएगा दोस्तों। और लॉर्ड मेयो था जो दोस्तों, इसकी मृत्यु भारत में हुई दोस्तों। इसकी मृत्यु याद रखिएगा। इसका मृत्यु कहाँ हुआ? तो भारत के कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप पर इसकी हत्या कर दी गई थी दोस्तों। किसको? तो लॉर्ड मेयो को, याद रखिएगा दोस्तों इसमें। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रथम जनगणना कब हुआ था दोस्तों? 1872 में। उस समय शासक कौन था? लॉर्ड मेयो। उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो भारत में। और याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रथम जनगणना हुआ था 1872 में, लेकिन नियमित रूप से, जैसे मैं आप लोग जानते होंगे क्या चाहिए कि जनगणना हर 10 साल पर होता है। हर 10 साल पर जनगणना होता है दोस्तों। तो वही पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में कि जो नियमित रूप से जनगणना है वो कब से स्टार्ट हुआ? तो नियमित रूप से जनगणना किसके समय में? तो रिपन के समय में। नियमित रूप से जनगणना, याद रखिएगा, नियमित रूप से जनगणना कब से स्टार्ट हुआ? तो 1881 में। 1881 से इस समय जो वहाँ का वाइसराय था दोस्तों, वाइसराय कौन था? तो रिपन था, याद रखिएगा, रिपन। इसे भारत का उदारवादक भी कहा जाता है दोस्तों, रिपन को, याद रखिएगा। भारत का उदारवादक भी बोला जाता है किसको? तो रिपन को। इसने वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट भी हटाया था, जो लगाया किसके द्वारा गया था? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट लगाया गया था, लेकिन हटाया किसको गया? हटाया कौन था? तो रिपन ने, याद रखिएगा। प्रथम जनगणना 1872 में, और जो नियमित रूप से जनगणना कब से हो रहा? तो 1881 ईस्वी से। कि उस समय कौन थे वाइसराय? तो कौन थे? रिपन, याद रखिएगा। और वहाँ के प्रथम जनगणना जब हो रहा था 1872 में, उस समय शासक कौन था? तो लॉर्ड मेयो था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हितोपदेश के लेखक कौन है? तो नारायण पंडित का नाम सुने होंगे दोस्तों। क्या चीज? ये हितोपदेश के लेखक हैं। वान भट्ट ने किस चीज का रचना किया दोस्तों? भावभूति ने किस चीज का रचना किया है? तो विष्णु शर्मा द्वारा क्या चीज? पंचतंत्र का रचना किसने की थी? तो किसने? तो विष्णु शर्मा ने, याद रखिएगा। विष्णु शर्मा ने क्या चीज? पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। वान भट्ट द्वारा क्या चीज लिखा गया दोस्तों? कादम्बरी और हर्षचरित के भी लेखक कौन है? हर्षचरित के भी लेखक कौन है? तो वान भट्ट। और भावभूति द्वारा
उत्तराम चरित्रम। उत्तराम चरित्रम के लेखक कौन है? उत्तराम चरित्रम के लेखक कौन है? भावभूति। और वान भट्ट द्वारा क्या चीज? तो कादम्बरी और वान भट्ट द्वारा क्या चीज? कादम्बरी और हर्षचरित लिखा गया दोस्तों। विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र लिखा गया। नारायण पंडित के द्वारा हितोपदेश लिखा गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकबर के काल में भू राजस्व व्यवस्था, क्या चीज बोल रहा है कि भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी दोस्तों? आप लोग जानते होंगे कि भू राजस्व व्यवस्था किसके हाथों में था दोस्तों? तो राजा किसके हाथ में? तो टोडरमल के हाथ में, याद रखिएगा। राजा टोडरमल के हाथ में क्या चीज था? भू राजस्व व्यवस्था। और मुल्ला दो प्याजा क्या चीज थे? नवरत्नों में से तो बावर्ची का काम करते थे, याद रखिएगा। बावर्ची का काम क्या चीज करते थे? खाना बनाने का काम किसका था? तो मुल्ला दो प्याजा। और ये हम लोग समझते हैं क्या चीज कि अकबर के शासनकाल को दोस्तों। अकबर का जन्म कब हुआ है दोस्तों? तो 15 अक्टूबर 1942, 1542 को, याद रखिएगा। 1542 ईस्वी को इसका जन्म हुआ है दोस्तों। जन्म कब हुआ? तो अक्टूबर 1542 में। और मात्र 14 साल की उम्र में, मात्र 14 साल की उम्र में राज्याभिषेक, क्या चीज? राज्याभिषेक करवाया था दोस्तों। कहाँ? कब? मात्र 14 साल। तो इसमें 14 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1556 ईस्वी में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। कहाँ? तो कन्नौर में, याद रखिएगा। कहाँ? तो कन्नौर में। कन्नौर कहाँ है दोस्तों? तो पंजाब में, याद रखिएगा कि इसने मात्र 14 वर्ष की उम्र में राज्याभिषेक करवाया दोस्तों। कहाँ? 1556 ईस्वी में। कहाँ? कन्नौर में। कन्नौर कहाँ है? पंजाब में। इसका जन्म कहाँ हुआ? तो अक्टूबर 1542 में। कब हुआ है? तो अक्टूबर 1542 में। और हम लोग याद रख सकते हैं दोस्तों, इन्हीं के द्वारा दास प्रथा का अंत हुआ। दास प्रथा का अंत कब करवाया था दोस्तों? तो 1562 में, याद रखिएगा। 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत करवाया गया इन्हीं के द्वारा। और याद रख सकते हैं इनके द्वारा कि 1564 में क्या चीज? 1564 में क्या चीज? जजिया कर को समाप्त करवाया था दोस्तों। क्या चीज? जजिया कर को समाप्ति। जजिया कर को समाप्त किसने करवाया था? 1564 में, तो अकबर द्वारा। 1575 में, याद रखिएगा। 1575 में, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा। अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। कहाँ? क्या चीज? 1575 में क्या चीज? इबादत खाना की स्थापना। क्या चीज? इबादत खाना की स्थापना किसने कब हुआ? तो 1575 ईस्वी में, याद रखिएगा। और इनके बारे में जान सकते हैं कि 1582 ईस्वी में इसने इलाही धर्म के दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने करवाई थी? तो अकबर ने। और 1500 इलाही धर्म की स्थापना कब की? 1582 में। और इलाही संवत पूछे तो 1583 में। 1583 में इन्होंने इलाही संवत की स्थापना कब करवाई? तो 1583 में। 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना, 1575 में इबादत खाना की स्थापना, 1564 में जजिया कर को समाप्त करवाया दोस्तों। दास प्रथा का अंत कब करवाया? तो 1562 ईस्वी में। मात्र 14 साल की उम्र में इसने राज्याभिषेक करवाया था दोस्तों। और याद रखिएगा इनके द्वारा लड़ा गया युद्ध, क्या चीज? एक युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध। अभी हम पीछे ही पढ़े दोस्तों कि 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। और इसी समय जो अकबर का संरक्षक था दोस्तों, अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खान। काहे कि इस समय जो राज्याभिषेक करवाया था वो बैरम खान उस समय अकबर का संरक्षक के रूप में था दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो दादा भाई नौरोजी ने, याद रखिएगा दोस्तों। किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। हम लोग समझते हैं दोस्तों कि
ये दूसरा पूछ रहा है दोस्तों, तो कम से कम 2-3 याद रखते हैं स्टार्टिंग वाला, और बीच बीच इंपॉर्टेंट वाला है जो जिसको याद करके रखते हैं। क्या चाहिए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1885 में। कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। इसमें इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो ह्यूम ने, याद रखिएगा, इसकी स्थापना की थी किसने? तो ह्यूम ने। और प्रथम अध्यक्ष, जो प्रथम इसका अधिवेशन हुआ था दोस्तों, वो कहाँ हुआ था? तो 1885 में ही पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में 1885 में हुआ। किस स्थान पर हुआ दोस्तों? तो बम्बई में, याद रखिएगा। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो बम्बई में। इसकी अध्यक्षता किसने की दोस्तों? तो WC बनर्जी, याद रखिएगा, WC बनर्जी को क्या चीज बोलते हैं? विमेश चंद्र बनर्जी, फुल नेम है दोस्तों। और दूसरा अधिवेशन जो पूछ दिया दोस्तों इसमें, क्या चीज? दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1886। हर साल अधिवेशन होता था दोस्तों, तो 1886 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहला कहाँ हुआ? तो बम्बई में। दूसरा कहाँ हुआ? तो कलकत्ता में, याद रखिएगा। कहाँ हुआ? कलकत्ता में, याद रखिएगा। और इस समय जो अध्यक्षता की थी 1886 में, किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने, याद रखिएगा दोस्तों। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे दोस्तों, प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो क्या बोलिएगा? क्या चीज? एनी बेसेंट। और जो भारतीय महिला पूछे कि जो प्रथम भारतीय महिला जो राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है, वो पूछे तो क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। कब बनी? तो 1925 में, याद रखिएगा दोस्तों। और ये जो एनी बेसेंट जो प्रथम अध्यक्ष बनी थी, वो कब बनी थी? तो 1917 में, याद रखिएगा। ये कम से कम याद होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1885 में। इस स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ह्यूम द्वारा। प्रथम अधिवेशन कब हुआ दोस्तों? तो 1885 में। कहाँ? तो बम्बई में। बम्बई में कहाँ? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। और उस समय उसकी अध्यक्षता किसने की? तो WC बनर्जी में। दूसरा पूछा था दोस्तों कि दूसरी अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने। कब? तो 1886 में कलकत्ता में हुआ था अधिवेशन दोस्तों। इसकी और किसके द्वारा की गई? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ब्लैक पर्वत स्थित है। ब्लैक पर्वत कहाँ स्थित है दोस्तों? तो USA में, याद रखिएगा कि ब्लैक पर्वत कहाँ स्थित है? तो USA यानी अमेरिका में क्या चाहिए? ब्लैक पर्वत स्थित है दोस्तों। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ दोस्तों? भारत और बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान के जो हुआ है वो किस नदी के कारण हुआ दोस्तों? तो सिंधु नदी के कारण। लेकिन भारत और बांग्लादेश में जो हुआ है वो किस नदी के कारण हुआ है? तो तीस्ता नदी के कारण। किस नदी के कारण? तो तीस्ता नदी के कारण। और सिंधु समझौता जो हुआ दोस्तों 1960 में, वो किस नदी के कारण? तो सिंधु समझौता। लिख लीजिए क्या चाहिए कि सिंधु समझौता भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान कब हुआ दोस्तों? तो 1960 में सिंधु समझौता, याद रखिएगा। भारत और पाकिस्तान में किस नदी के कारण? तो सिंधु नदी के कारण। और यहाँ जो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ वो किस नदी के कारण? तो तीस्ता नदी के कारण, याद रखिएगा। और बंगाल, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत में GST का जनक कौन है कहलाते हैं दोस्तों? GST का जनक कौन कहलाते हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा ही इसकी मतलब नींव रखी गई थी दोस्तों कि GST भारत में लागू होना चाहिए। लेकिन ये उस समय लागू नहीं हुआ, आगे चल के ये लागू कब हुआ GST? याद रखिएगा। तो कब हुआ? जुलाई 2017 में, याद रखिएगा दोस्तों कि 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ? GST का जो परसेंटेज दर होता है दोस्तों कितने प्रकार का होता है? ये जो परसेंटेज दर होता है GST का वो कितने प्रकार का होता है? ये जो परसेंटेज होता है दोस्तों ये कितने प्रकार का होता है? तो 5 प्रकार से GST लगता है दोस्तों। कितना परसेंट? तो 0%, 5%,
12%, 18% और 28%। लिख लीजिए दोस्तों, कभी कभी पूछ देता है कि इनमें से कौन सा परसेंट जीएसटी पर लागू नहीं होता। 0%, 5%, 12%, याद रखिएगा 5%, 12% और क्या चाहिए 18%, 28%, याद रखिएगा। ये 5 तरीका का जीएसटी लागू होता है दोस्तों। और ये प्रथम बार जीएसटी किस देश ने लागू किया था दोस्तों? तो प्रथम बार किस देश ने प्रथम बार जीएसटी, ये तो भारत में ना दोस्तों 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। प्रथम बार किस देश ने लागू किया था? प्रथम बार किस देश ने? प्रथम बार किस देश ने? तो फ्रांस ने लागू किया था। क्या चीज? तो जीएसटी को, याद रखिएगा। और भारत में जीएसटी का जनक कौन कहलाते हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी। कब भारत में जीएसटी लागू कब हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की में मुख्य रूप से शामिल थी। हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किस चीज़ पर पड़ा दोस्तों? क्वेश्चन कहने का तात्पर्य यही है कि किस चीज़ पर मुख्य रूप से पड़ा। तो किस रूप से पड़ा? जो ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों, पहला उन्नत सिंचाई तकनीक पर, इसमें भी पड़ा था दोस्तों, लेकिन मुख्य रूप से और देखते हैं दोस्तों कि जो सटीक बैठे। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें, जैविक खेती के तरीके, उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक। तो इसमें क्या चीज हो जाएगा दोस्तों कि उच्च उपज। इसमें क्वेश्चन इंग्लिश में भी कई पूछ देता है दोस्तों। क्या चीज? उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक, याद रखिएगा। इस पर मुख्य रूप से प्रभाव पड़ा था क्या चीज के का? हरित क्रांति का। हरित क्रांति का जनक किसे बोला जाता है दोस्तों? भारत में और विश्व में। पिछले साल बिहार पुलिस में पूछा गया था कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे बोला गया था दोस्तों? तो विश्व में हरित क्रांति का जनक, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को, याद रखिएगा। नॉर्मन बोरलॉग को, याद रखिएगा। अब भारत में पूछ दे तो दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे बोला जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को क्या चीज माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक। और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को, याद रखिएगा दोस्तों। नॉर्मन बोरलॉग को क्या चीज? विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और क्या चीज? भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सोफिया किस देश की राजधानी है? तो सोफिया किस देश की राजधानी है दोस्तों? देखते हैं कि सोफिया किस देश का? तो बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है? तो सोफिया, याद रखिएगा। बांग्लादेश की राजधानी सबको जानते होंगे दोस्तों, कहाँ है? तो ढाका। अफगानिस्तान का काबुल। बेनिन अफ्रीका का देश है दोस्तों, अफ्रीका में पड़ता है, पश्चिमी अफ्रीका की तरफ। और ये बेनिन की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट नोवा, याद रखिएगा। पोर्ट नोवा की कहाँ की राजधानी है? तो बेनिन का। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो काबुल। बुल्गारिया कहाँ की राजधानी है? तो सोफिया का। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो ढाका, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य है। सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक उद्देश्य क्या है दोस्तों? ये सहकारी समिति दोस्तों, ये ऐसा समिति है, इसमें कुछ लोगों का संगठन होता है दोस्तों। ये प्राइवेट भी होता है और सरकारी लोगों का भी संगठन होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? कि सदस्यों को सेवा पहुंचाना, खुद भी मतलब सही से रहना, और सदस्यों को सेवा बोलने का मतलब क्या चाहिए? हर चीज उसकी जरूरतों को पूरा करवाना, इसका मुख्य उद्देश्य रहता है दोस्तों। क्या चीज? सहकारी समिति का। तो सदस्यों की सेवा करना, याद रखिए। पहला ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा, सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? क्या चीज? सदस्यों की सेवा करना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है?
भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, आरबीआई का कार्य नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन को पढ़ते हैं दोस्तों, क्या चीज, शेयर बाजार को विनियमित करना। ऑप्शन फर्स्ट ही है दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट में क्या चाहिए दोस्तों, शेयर बाजार को विनियमित करना। इस ये कौन करता है शेयर बाजार को विनियमन, तो कौन करता है, तो सेबी, याद रखिएगा। कौन करता है, तो सेबी द्वारा इसका काम, ये काम किसका है, तो सेबी का। करेंसी नोट जारी करना, ये तो आरबीआई का है दोस्तों काम। मौद्रिक नीति का संचालन करना, ये भी आरबीआई का काम है। विदेशी मुद्रा का विनियमन करना, ये भी आरबीआई का काम है दोस्तों, याद रखिएगा। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो 1 अप्रैल, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 को, ये बहुत बार पूछा गया। आरबीआई की स्थापना कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1935 को, याद रखिएगा। और ये सेबी की स्थापना कब हुआ दोस्तों, ये भी पूछता है कभी कभी। ये सेबी की स्थापना कब हुआ, तो 1988 में, याद रखिएगा। 1988 में सेबी की स्थापना कब हुआ, तो 1988 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, मुख्यालय सेबी का कहाँ है, तो सेबी का मुख्यालय कहाँ है, तो बम्बई में, याद रखिएगा। सेबी का मुख्यालय कहाँ है, बम्बई, मुंबई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है दोस्तों। भाषण एवं अभिव्यक्ति की गारंटी कौन देता है दोस्तों, जैसे हम लोग का बोलने का अधिकार है दोस्तों, हम लोग बोल सकते हैं। तो ये अधिक कौन सा आर्टिकल में है, हम लोग आर्टिकल पढ़े हैं दोस्तों, कौन सा आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 19 में है दोस्तों, आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 में क्या चाहिए, हम लोग का बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, याद रखिएगा दोस्तों। इसी में प्रेस की स्वतंत्रता है दोस्तों, याद रखिएगा। घूमने की स्वतंत्रता इसी में है दोस्तों, आर्टिकल 19 में ही। और हम लोग देखते हैं ये किस चीज़ में आ जाता है, तो मौलिक अधिकार में। आर्टिकल 19 किसके अंदर में आ जाता है, तो मौलिक अधिकार में, मौलिक अधिकार के अंदर, मौलिक अधिकार के अंडर में आ जाता है। और याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, तो यूएसए से। कहाँ के संविधान से लिया गया, तो यूएसए से। इसका आर्टिकल कितना है दोस्तों, भाग कितना है, भाग कितना में है मौलिक अधिकार, तो भाग 3 में। आर्टिकल कितना से कितना तक है दोस्तों, तो 12 से 35 तक, याद रखिएगा। 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है दोस्तों। ये सब मौलिक अधिकार का ही ऑप्शन है दोस्तों। जैसे आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 में क्या दोस्तों, कि धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। तुम कोई भी धर्म को अपना सकते हो, मान सकते हो, याद रखिएगा दोस्तों। धर्म की स्वतंत्रता, ये समानता का अधिकार, यानी विधि के समक्ष समानता, याद रखिएगा। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण, याद रखिएगा। इसी में आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समान संरक्षण किस आर्टिकल में है, विधि के समान संरक्षण, तो आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 में क्या है, तो क्या है, आर्टिकल 21 में क्या है, निजता का अधिकार है दोस्तों, निजता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस कहाँ है दोस्तों, तो आर्टिकल 21 में ही है दोस्तों। क्या चीज, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 21 में। निजता का अधिकार किस आर्टिकल में, 21 में। 21 के ए में, 21 के ए में क्या है दोस्तों, तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा, बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है दोस्तों। 6 से 14 वर्षों की बच्चों के लिए शिक्षा किस आर्टिकल में की गई है, तो आर्टिकल 21 के ए में, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार ये किस आर्टिकल में है दोस्तों, आगे ये बताइएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर कितना है, तो 131, याद रखिएगा। किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल
131 में है दोस्तों। और इसमें किस चीज़ का बात किया जाता है दोस्तों? संघ और राज्यों के बीच। इसमें किस चीज़ का बात किया जाता है? संघ और राज्यों के बीच, संघ और राज्यों के बीच तथा राज्यों और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा के लिए दोस्तों। जैसे में राज्य और राज्य में अगर किसी चीज़ के लिए विवाद हो जाए, चाहे संघ एवं राज्य के बीच में विवाद हो जाए, ये तो सर्वोच्च न्यायालय सुलझाएगी। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 131 के तहत। याद रखिएगा दोस्तों, ये कि सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 131 में। 131 में है क्या चीज़ दोस्तों? संघ एवं राज्यों के बीच चाहे विवाद हो जाए, चाहे राज्य एवं राज्य के बीच अगर विवाद हो जाए तो उसका सुलझाव करेगा कौन? सर्वोच्च न्यायालय। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है कि बिहार की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक दोस्तों, अधिक कहाँ? तो किस राज्य का? तो अपना बिहार का। याद रखिएगा, जनसंख्या घनत्व कहाँ का है सबसे अधिक? तो बिहार का दोस्तों। कितना? 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा दोस्तों, 1 किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहता लगभग? तो औसतन कितना? तो 1106। याद रखिएगा दोस्तों। और सबसे अधिक पूछ रहा है दोस्तों, और सबसे कम कहाँ का है दोस्तों? सबसे कम 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का? तो अरुणाचल प्रदेश का, AP। याद रखिएगा दोस्तों, अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश का दोस्तों। कितना? तो 17 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। और कुल पूरा अगर भारत का पूछे तब दोस्तों, पूरा भारत का जनसंख्या घनत्व तो पूछे तो कितना? 332 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा दोस्तों। और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का, सबसे अधिक बिहार का कितना? 1106 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्न में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता का निर्धारित नहीं करता? जनसंख्या की गुणवत्ता, ऑप्शन पढ़िए दोस्तों, ये छठेगा क्वेश्चन। याद रखिएगा, ऑप्शन से ही छठेगा। क्या चीज की जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करती है? तो क्या चीज? साक्षरता दर। साक्षरता दर करता है दोस्तों। क्या चीज नहीं करती है पूछ रहा है दोस्तों? क्या चीज नहीं करती है? तो साक्षरता दर तो करता। जीवन प्रत्याशा ये भी करता। मुद्रास्फीति ये सब तो बैंकिंग से रिलेटेड होता है, मतलब पैसा से रिलेटेड है, फाइनेंशियल से रिलेटेड है, मतलब महंगाई जब बढ़ जाता है ना दोस्तों, उसी को एक तरीका से समझिए कि मुद्रास्फीति। ये हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। क्या चीज? मुद्रास्फीति उसी को कहते हैं दोस्तों। इससे जनसंख्या से रिलेशन नहीं है। तो लोगों द्वारा अर्जित कौशल निर्माण, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नहीं पूछ रहा था, तो मुद्रास्फीति। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था दोस्तों? किस दिवस को मनाने का आह्वान किया था? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। क्वेश्चन अच्छा से पढ़िएगा दोस्तों कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा विभाजन का दिन। तो विभाजन का किस चीज़ का विभाजन हो रहा था उस समय 1905 में? तो बंगाल विभाजन। याद रखिएगा, किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा? तो कर्जन द्वारा कर दिया गया था बंगाल विभाजन। उसी के समय क्या चीज़? स्वदेशी आंदोलन चल रहा था दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन के ही समय में क्या चीज़? 16 अक्टूबर 1905 को क्या चीज़? बंगाल विभाजन जुलाई 1905 में ही लागू किया गया था। जो बंगाल का जो विभाजन हुआ ये जुलाई 1905 में ही हो गया था, जुलाई 1905 में ही। लेकिन इसका जो मतलब आक्रोश बढ़ा हुआ था, तो वह 16 अक्टूबर 1905 को ही क्या चीज़? शोक दिवस मनाया गया था। और राखी दिवस भी। राखी दिवस ये किसके द्वारा, किसके सहयोग से? तो रविंद्रनाथ टैगोर के सहयोग से। और राखी शोक दिवस भी मनाया गया था इसी दिन ही। क्या चीज़? 16 अक्टूबर 1905 को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।